हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का पेपर हिंदी के 2016 का जो लघुत्तरीय प्रश्न है उसको कराऊंगी, क्योंकि कल मैंने 2016 से लेकर 2022 तक जितने भी प्रश्न थे, प्रश्न पत्र हैं, उन सभी के अति लघुत्तरीय प्रश्नों को करा दिया है। तो आज मेरा थोड़ा सा पढ़ाने का मन नहीं था, क्योंकि आज संडे था और मेरा मन नहीं चाह रहा था। तो मैंने सोचा कि ना से तो अच्छा ये है कि एक पेपर आप लोगों को करा देती हूँ, ठीक है। तो चलिए, आज मैं आप लोगों को सिर्फ एक ही पेपर कराऊंगी 2016 का। तो देखते हैं 2016 में लघुत्तरीय प्रश्न में कैसे क्वेश्चंस आए हैं। चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है आपका वो ये है, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? ठीक है, क्या पूछा गया है? क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। तो यहीं से आपको समझ में आ गया होगा, जो क्रिया की विशेषता बताता हो उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला आंसर। तो ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं, ठीक है। जैसे रमेश तेज दौड़ता है, ठीक है। यहाँ पर ऊपर देखिए, जैसे कि ये रमेश तेज दौड़ता है, तो दौड़ना क्या है? एक क्रिया है, और इसकी विशेषता क्या है कि ये तेज दौड़ रहा है, ठीक है। रमेश दौड़ना क्या है? दौड़ना एक क्रिया है, लेकिन कैसे दौड़ रहा है? तेज दौड़ रहा है। चलिए अगला है, सुधा अच्छा गाती है। सुधा यहाँ पर क्रिया, यहाँ पर क्या कार्य हो रहा है? गाने का, ठीक है। सुधा क्या कर रही है? गा रही है। और कैसा गा रही है? इसकी गाने की विशेषता क्या है कि वो अच्छा गा रही है, ठीक है। चलिए अगला जो आपका उदाहरण है वो है, गीता जल्दी खाना बनाती है। तो गीता क्या कर रही है? खाना बना रही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्रिया क्या हो रही है? खाना बनाना। और कैसे बना रही है? जल्दी बना रही है, ठीक है। तो जल्दी उसकी एक विशेषता है। तो आई होप आपको क्रिया विशेषण समझ में आ गया होगा, जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। अच्छा दौड़ती है, बुरा दौड़ती है, या तेज़ दौड़ती है, या धीरे दौड़ती है, ठीक है। इस तरीके से तो हम क्या करेंगे? इसे हम कहते हैं क्रिया विशेषण। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गद्य शिक्षण के सामान्य उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। देखिए आप लोगों को एक बता दें बात की, जो हिंदी पेपर आपका होता है वो बहुत ही ईजी होता है। जो भी आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा है वही चीज़ें आती हैं। बस आपका उपसर्ग, प्रत्यय और समास, ये आपके थोड़े अलग, ये आपका चैप्टर में ऐड किया गया है। बाकी सारी चीज़ें वही, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण, ठीक है, सारी चीज़ें वही, गद्य, पद्य, कविता, कहानी, यही सारी चीज़ें पूछी गई हैं और कुछ अलग से नहीं है। तो इसको आपको सिर्फ रिवीजन करना पड़ेगा, ज़्यादा आपको इसमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो क्वेश्चन पूछा गया है, गद्य शिक्षण के सामान्य उद्देश्य का वर्णन कीजिए। तो कल मैंने आपको गद्य और पद्य में अंतर बताया था कि गद्य वे होते हैं जैसे कि हम क्या करते हैं, जिसे हम आम तौर से एकदम सामान्य तरीके से बोलते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ, बोलती जा रही हूँ, तो ये गद्य हुआ। गद्य में क्या क्या आते हैं? गद्य में जैसे कहानियाँ आप लिखते हो, निबंध लिखते हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं गद्य में। तो गद्य शिक्षण के यहाँ पर उद्देश्य पूछे गए हैं, सामान्य उद्देश्य क्या होते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो गद्य शिक्षण का पहला सामान्य उद्देश्य यह है कि व्याकरण समस्त भाषा का प्रयोग करना। गद्य शिक्षण में हम व्याकरण की सभी भाषा यानी समस्त भाषा का हम क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए अगला है, शब्द भंडार की वृद्धि करना, यानी जब हम कहानी, ठीक है, जब हम कहानी पढ़ते हैं, निबंध लिखते हैं या सुलेख लिखते हैं, जो भी करते हैं, तो उससे हमारे शब्द में, शब्द भंडार में, ठीक है, क्या होती है? वृद्धि होती है। अगला है, छात्रों को उचित आरोह और अवरोह के साथ पढ़ने में कुशल बनाना, ठीक है। जहाँ पर हमें लगता है कि हम थोड़ा यहाँ पर जल्दी पढ़े, वहाँ हम जल्दी पढ़ते हैं। जहाँ पर हमें रुकना चाहिए वहाँ हम रुकते हैं। जहाँ हमें धीरे धीरे पढ़ना चाहिए हम उस तरीके से पढ़ते हैं। तो छात्रों को एक उचित आरोह और अवरोह के साथ पढ़ने में कुशल बनाता है, ठीक है। चलिए अगला है, विराम चिन्हों को ध्यान रखते हुए पढ़ते योग्य बनाना, ठीक है। विराम चिन्हों को ध्यान रखते हुए, अब जैसे मैंने कहा कि विराम चिन्हों को ध्यान रखते हुए पढ़ने योग्य बनाना, फिर मैं वहाँ पर ठहर गई, क्योंकि ये हमारा वाक्य कंप्लीट हो गया, यानी वाक्य पूरा हो गया। तो हमने यहाँ पर क्या लगाया? पूर्ण विराम। तो बच्चों को बताना कि यहाँ पर क्या है? अल्प विराम है, तो उसमें थोड़ा ठहरना चाहिए। यहाँ पर अर्ध विराम है, यहाँ पर कितना ठहरना चाहिए, है ना। तो बच्चों को उसको जो कहते हैं ना, विराम चिन्हों को ध्यान रखते हुए बच्चों को पढ़ने योग्य बनाना। अगला है, शुद्ध उच्चारण का ज्ञान प्रदान करना, ठीक है। बच्चे क्या होते हैं? सा को शा बोलते हैं,
ठीक है, या शा को सा बोलते हैं। तो इस तरीके से बच्चों को ये जो उच्चारण है इनको सही तरीके से बताना चाहिए कि हमें किस तरीके से कौन सा वर्ड बोलना चाहिए, ठीक है, उच्चारण करना चाहिए उसका। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि वाक्य किसे कहते हैं, 100 उदाहरण स्पष्ट कीजिए। यानी वाक्य किसे कहते हैं, इसको उदाहरण सहित आपको लिखना है। तो आपको पता है कि वाक्य किसे कहते हैं, तो शब्दों के एक सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। किसे कहते हैं, शब्दों के एक सार्थक समूह को हम वाक्य कहते हैं। यानी शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ प्रतीत हो रहा हो, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। अगर आप इस तरीके से लिखोगे कि शब्दों के एक समूह को, तो ये गलत हो जाएगा। शब्दों के एक सार्थक समूह को, यानी जो एक सही अर्थ दे रहा हो, ठीक है। सार्थक का मतलब होता है अर्थ रखने वाला, यानी शब्दों का ऐसा समूह जिससे कोई अर्थ निकल रहा हो, ठीक है, वो क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है। जैसे आकाश भागता रहता है, आपने देखा होगा ना कि बादल क्या होते हैं, जैसे लगता है कि बादल क्या कर रहे हैं, भाग रहे हैं। श्याम पढ़ाई करता है, तो ये इन सभी का एक अर्थ निकल रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये आपके पर्यायवाची दिए गए हैं, उपकार, अनुपम, उपेक्षा, खग। ये आपके पर्यायवाची दिए गए हैं और इनके ये आपके शब्द दिए गए हैं और इनके दो दो पर्यायवाची लिखने हैं, ठीक है। तो चलिए, तो उपकार का मतलब होता है भेंट देना, तोहफा देना, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं गिफ्ट देना, ठीक है। अनुपम मतलब होता है अनुपम, जिसके जैसा दूसरा ना हो, ठीक है, जिसके जैसा कोई ना हो, ठीक है। अद्वितीय जिसे हम बोलते हैं, यानी जिसके जैसा दूसरा बना ही ना हो। अनूठा, विचित्र, अद्भुत, ठीक है। अगला है उपेक्षा। उपेक्षा मतलब होता है किसी की बात का ध्यान न देना, किसी को इग्नोर करना। हम एक तरीके से कह देते हैं ना कि किसी को इग्नोर करना, किसी का अपमान करना, किसी की बेइज्जती करना, अनसुना कर देना, है ना। कोई आपके पास आया और वो बहुत अच्छी बातें कर रहा है, तो आप क्या करो, उसकी बात पर ध्यान ही नहीं दे रहे हो, उसे इग्नोर कर रहे हो, उसको क्या कर दो, अनसुना कर दे रहे हो, ठीक है। तो ये होता है उपेक्षा। अगला है खग, और खग का मतलब आपको पता है पक्षी होता है, द्विज होता है, नभचर होता है, ठीक है, यानी नभ में उड़ने वाला। तो ये हमारे हो गए दो दो पर्यायवाची, और ये पर्यायवाची सभी के सभी इम्पॉर्टेंट हैं, अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारा है, एक बार क्वेश्चंस को हम पढ़ लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है कि समास किसे कहते हैं, बहुब्रीहि समास के दो उदाहरण लिखिए। और समास से आपके बहुत प्रश्न आते हैं, इसलिए समास चैप्टर जो है वो मैं आपको पढ़ा दूंगी। तो समास क्या होता है, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नवीन या सार्थक शब्दों को समास कहते हैं। देखिए, दो या दो से मिलकर बने शब्द जो होते हैं, अगर हम ये कहें दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने शब्दों को समास कहते हैं, तो दो या दो से अधिक शब्द क्या होता है, हमने कह दिया गम प्लस नम, गम नम। क्या आपको पता है गमनम का मतलब क्या होता है, नहीं, क्योंकि ये कोई अर्थ नहीं दे रहा है, ये तो एक ऐसे ही शब्द हो गया। इसीलिए हमने कहा कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नवीन या नए या सार्थक शब्दों को हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बहुब्रीहि समास पूछा गया है, तो बहुब्रीहि समास में क्या होता है, यानी कि हम जब दो शब्दों को मिलाते हैं तो उससे कोई नया शब्द बनता है और अलग बन जाता है, ठीक है। जैसे बहुब्रीहि समास का उदाहरण क्या है, एक चीज़ याद रखना, बहुब्रीहि में आपको एक ट्रिक बता दूं, जितने भी हमारे भगवान हैं सभी क्या हैं, बहुब्रीहि समास में आते हैं, ठीक है। जितने भी भगवान हैं, चाहे वो शंकर भगवान हो, चाहे वो विष्णु भगवान हो, चाहे वो लक्ष्मी हो, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है, जितने भी ऑल टोटल हमारे जितने भी भगवान हैं सब कहाँ आते हैं, बहुब्रीहि समास के उदाहरण होते हैं, ठीक है। अगर जहाँ भी आपको भगवान दिखे या उनसे रिलेटेड चीज़ें दिखें, बस समझ जाइएगा ये बहुब्रीहि समास है। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, ठीक है, तो किसका नीला कंठ है, शिव जी का, ठीक है, शिव जी का कंठ कैसा है, नीला है। चक्र पाणी, चक्र है पाणी, देखिए चक्र मतलब होता है चक्र और पाणी मतलब होता है हाथ, ठीक है। तो चक्र है हाथ में जिसके, तो चक्र किसके हाथ में होता है, विष्णु भगवान के हाथ में होता है ना। चलिए, तो यानी जितने भी भगवान से रिलेटेड चीज़ें हैं या हमारे भगवान के जो नाम आते हैं तो वो बहुब्रीहि समास में आते हैं, एकदम आँख बंद करके लगा दीजिएगा, ठीक है, वो उसी के उदाहरण होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि विपरीतार्थी शब्द, यानी हम जिसे विलोम शब्द कहते हैं, विपरीत मतलब होता है विलोम, उल्टा, ठीक है। चलिए
पढ़ लेते हैं एक बार। विपरीतार्थक शब्द से क्या आशय है? मुक्ति, लौकिक, वादी, संयोग शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो चलिए, विपरीतार्थी शब्द जिसको हम विलोम शब्द भी कहते हैं, विपरीत मतलब होता है विपरीतार्थी शब्द, यानी विपरीत अर्थ देने वाला, उल्टा अर्थ देने वाला, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? विलोम शब्द भी कहते हैं। तो एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं, ठीक है। विपरीतार्थक शब्द दिए गए हैं वहाँ पर कि इसका लिखना है, तो आपको बताना है मुक्ति का क्या हो जाएगा? बंधन, ठीक है, किसी। और लौकिक का क्या होगा? अलौकिक या पारलौकिक। वादी का प्रतिवादी, संयोग का वियोग, ठीक है। तो ये हमारे हो गए क्वेश्चंस। और एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है जो यहाँ पर मैं यहाँ पर पुटअप करना भूल गई हूँ, तो आपको बता दूँ, भाषा शिक्षण में मौन वाचन का क्या महत्व है? संक्षेप में लिखिए। तो कल की क्लास जब आपने 2016 से लेकर 2017 वाली क्लास 2022 वाली जो क्लास देखी होगी अति लघुति प्रश्नों की, वहाँ पर भी ये क्वेश्चंस आया था, मैंने आपको कराया है। तो मौन वाचन का महत्व क्या है भाषा शिक्षण में? देखिए, मौन वाचन का मतलब होता है मन ही मन, बिना होठ हिलाए पढ़ना, ठीक है, किसी भी चीज़ को मन ही मन पढ़ना। मौन वाचन से क्या होता है? बच्चों के अंदर कल्पना शक्ति का विकास होता है, बौद्धिक क्षमता का विकास होता है, ठीक है। बच्चे जो होते हैं मौन वाचन के द्वारा क्या करते हैं? उनके अंदर क्या होता है? उनके अंदर जो वोकैबुलरी है या फिर जो भी चीज़ें हैं उनको क्या करते हैं? पढ़ने में आसानी होती है, और उनके अंदर शब्द भंडार जिसे हम कहते हैं, तो शब्द भंडार में वृद्धि होती है, ठीक है, ये हम कह सकते हैं, ठीक है। मौन वाचन से बच्चे को चीज़ें जल्दी समझ में आ जाती हैं, और बच्चा अपने आप से क्या करता है? स्वयं सीखने में क्या करता है? उत्तम होता है, ठीक है। तो ये हमारे होते हैं भाषा शिक्षण में मौन वाचन के महत्व, और मैंने ऑलरेडी आपको करा भी दिया है। यहाँ पर लिखना भूल गई हूँ तो कोई बात नहीं, अगली बार जब मान लो अभी आपका आगे पेपर जो मैं कराऊंगी उसमें तो आएगा ही आएगा ना, रिपीट करते हैं क्वेश्चंस, तो वहाँ पर मैं आपको उसकी PDF में वहाँ पर लिख दूंगी, दे दूंगी, ठीक है। या फिर मैं आपको टेलीग्राम पर मौन वाचन से रिलेटेड ये जो मैं भूल गई हूँ अभी आपको टेलीग्राम पे दे दूंगी, ठीक है। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, और अभी चैनल पर आए हो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। देखिए, मेरा मन नहीं था, एकदम भी मूड नहीं था मेरा पढ़ाने का, लेकिन मैंने सोचा नहीं, गैप नहीं करते हैं, पढ़ा देते हैं, ठीक है। चलो, ज़्यादा नहीं तो एक ही पेपर पढ़ा देते हैं। मैं आप लोगों के बारे में इतना सोच रही हूँ, तो आप लोग भी मेरे बारे में सोचिए और जल्दी से वीडियो को शेयर करिए, ठीक है। इतना ही तो मैं आपसे मांगती हूँ कि वीडियो को बस शेयर करो। और देखो, मैं सारी चीज़ें टेलीग्राम पे भी दे रही हूँ, सारे प्रश्न पत्र आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, टेलीग्राम पे देती हूँ। तो मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।